गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारी ये गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारी जीएसटी की सेकंड क्लास है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग किया था, जीएसटी पोर्टल को एक्सप्लोर किया था कि जीएसटी पोर्टल हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस गिवन कराए गए हैं और उसका यूज क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये भी बताया था कि यूटिलिटी को आप लोग डाउनलोड करके एक बार देखना किस तरह की यूटिलिटी आपको गिवन कराई गई है अगर आप ऑफलाइन रिटर्न्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास जो होगी वो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है कि जब भी हम जीएसटी के की बात करते हैं, ठीक है, तो जीएसटी पे काम करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैसे लेना है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम इस आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आपको स्नैपशॉट दे दूं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बेसिक चीज के बारे में कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात करें हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम देखेंगे तो जनरली तीन तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। जो भी कोई पर्सन है जो बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कैरी कर रहा है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन तीन तरीके से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तीन कैटेगरी में अप्लाई होती है। पहला रजिस्ट्रेशन कैटेगरी होता है उसे बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है। कोई भी पर्सन जब सामने अपनी सेल सप्लाई एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो सप्लाई एग्जीक्यूट करने के बाद अपने कस्टमर से जब वो जीएसटी चार्ज करता है तो उसे बोलते हैं हम रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है। और दूसरा होता है कंपोजिट टैक्स पेयर। पहला होता है रेगुलर टैक्स पेयर और दूसरा होता है कंपोजिट टैक्स पेयर। कोई भी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कोई भी टैक्स पेयर जब कस्टमर से यानी कि अपने कोई भी सप्लायर या टैक्स पेयर अपने कस्टमर से टैक्स को चार्ज नहीं करता है, अपने नेट रेवेन्यू का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जीएसटी को पे करता है, उसे बोलते हैं कंपोजिट टैक्स पेयर, ठीक है। कंपोजिट का मतलब है आपके टोटल टर्नओवर जो भी आपने एग्जीक्यूट किया पूरे मंथ में, आप उस टर्नओवर का आप एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज आपको जीएसटी को पे करता है, ठीक है। तो दो तरीके के रजिस्ट्रेशन हमने बोले, एक टैक्स पेयर एज ए रेगुलर टैक्स पेयर होगा और दूसरा क्या होगा? कंपोजिट टैक्स पेयर, ठीक है। जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसके अंदर दो तरीके के रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं। जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसके अंदर दो तरीके के रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक होता है हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है हमारा कैजुअल डीलर रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है? कैजुअल डीलर। कैजुअल डीलर का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कौन है? जो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे किसी भी नाम से, अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाई, मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया या पार्टनरशिप बनाया और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में लिया है, तो उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन जो है, उस केस में मैं सामने वाले पर्सन से यानी कि जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, उससे मैं टैक्स भी चार्ज करूंगा और हर महीने अपनी रिटर्न कंटिन्यूसली भरता रहूंगा जब तक कि मैं अपना बिजनेस शट डाउन नहीं कर देता, ठीक है। जब तक कि मैं अपना बिजनेस शट डाउन नहीं करता या मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर देता, ठीक है। दूसरा होता है कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है, सपोज करो मेरी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, मैं ट्रेडिंग का काम देखता हूँ, मतलब कोई बुक्स वगैरह ट्रेड करता हूँ या फिर मैं लैपटॉप की ट्रेडिंग करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की ट्रेडिंग करता हूँ। मुंबई के अंदर एक एग्जीबिशन लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन, जहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके वहां जाना चाहता हूँ और वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स जाएंगे वो वहां से सेल भी होंगे, ठीक है, सेल यानी कि सप्लाई भी होंगे, ठीक है। तो उस केस में मुझे जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मुंबई का अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? मुझे वहां पे फिर हमेशा कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। मुझे रजिस्टर लेने के बाद अपना इवेंट पार्टिसिपेट करूंगा, इवेंट पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे वहां पर रेगुलर रिटर्न भरना पड़ेगा और फिर मुझे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया है डिपार्टमेंट ने जीएसटी में, उनको बोलते हैं कैजुअल डीलर रजिस्ट्रेशन। कैजुअल डीलर का मतलब होता है आपको जितने दिन के लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन उतने दिन के लिए आप अप्लाई करो। अगर आपका सेमिनार्स या एग्जीबिशन 10 डेज का है, ट्रेड फेयर 10 डेज का है, या फिर प्रोडक्ट की डिस्प्ले आप लगाना चाह रहे हो जहाँ से सेल कर रहे हो वो 20 डेज, 50 डेज, 80 डेज, 90 डेज, यानी कि अप टू 90 डेज तक के लिए हम आपको ये कैजुअल डे वाला रजिस्ट्रेशन, कैजुअल डीलर वाला रजिस्ट्रेशन दे देंगे, ठीक है।
जैसे आपका इवेंट खत्म हो या वो डेट खत्म हो जाएगी, उस डेट के बाद आपकी क्या होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ नॉर्मल वाले में क्या होता है, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, बट कैजुअल डीलर में जो एक्सपायरी डेट होती है वो 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज तक की आपको दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन आप 10 दिन 90 डेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप आपकी इच्छा है, अगर आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी लेना चाहते हैं तो वहां से उतने दिन के लिए ले सकते हैं। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 90 डेज के लिए, यानी कि सपोज हमने 90 डेज कर लिया, हमें लगता है कि हमें एग्जीबिशन और कंटिन्यू करना है, या फिर हमने रजिस्ट्रेशन जो लिया है वहां पे हमने सेल पॉइंट बना रखे हैं, 90 डेज के बाद हमें लगता है कि इसको और एग्जीक्यूट करना है, एक्सटेंड करना है, तो फिर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या कभी कभी होता है हम जिस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो एग्जीबिशन पोस्टपोन्ड हो गया है किसी भी वजह से, ठीक है, तो हम वहां पे फर्दर उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो उसे बोलते हैं रेगुलर टैक्स पेयर, ठीक है, दूसरा बोलते हैं कंपोजिट टैक्स पेयर, और तीसरा बोलते हैं रेगुलर के अंदर जो होता है वो कैजुअल डीलर टैक्स पेयर, यानी कैजुअल डीलर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टाइप ऑफ टैक्स पेयर से रिलेटेड? हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी है? हाँ जी निधि बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, जो आपने बताया कि अगर मान लीजिए एग्जीबिशन पोस्टपोन हो गई है या कुछ है, तो हम उसी वाले को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर हमें नया अप्लाई करना पड़ता है? जैसे हमने रजिस्ट्रेशन लिया मान लो 10 डेज के लिए या 15 डेज के लिए, मैं मुंबई में मान लो 10 अप्रैल 2025 से एक सेमिनार लगना था, ठीक है, एग्जीबिशन लगना था, ठीक है, और 10 अप्रैल में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, 10 अप्रैल से लेके मान लो वो 10 दिन के लिए लगना था 20 अप्रैल तक, ठीक है। अब हमने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो लिया है फॉर द पीरियड बिटवीन 10 अप्रैल टू 20 अप्रैल, पर हमारे को 5 तारीख को या 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया कि हमारे एग्जीबिशन जो है वो एक्सटेंड हो गए, ठीक है, तो उस केस में हम इसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस केस में हम इसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड करके आप जो भी मेरी नई डेट आई है, जो भी मेरी नई डेट आई है उस डेट पे कर दो, लेकिन वो फर्दर मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज 90 डेज की होती है, बिल्कुल मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज की होती है, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज के लिए। 90 डेज के बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं हाँ, अप्लाई करके? 90 डेज, लेकिन आपको जब एक्सटेंशन अप्लाई करना है वो एक्सपायरी डेट से पहले करना है। ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर ये जो टर्नओवर है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, तो सर टर्नओवर का मतलब सेल्स से है सर केवल? हाँ जी, कि हमारी सेल्स अगर 20 मैं लाख इस के पॉइंट ऊपर पे है आता सर? हूँ, मैंने आपको समझाया, इस पॉइंट पे हम नहीं पहुंचे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन टाइप पे किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर हमें लेना है, ठीक है, अगर हमें रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्या है क्राइटेरिया, क्या है, तो क्राइटेरिया ये 2 तरीके की क्राइटेरिया है। एक है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, पहले तो क्या है, किस पे बेस्ड है ये, ऑन टर्नओवर, ठीक है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट है, मैं जैसे मेरे काम है सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करना, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट, मेरा काम है अगर कंसल्टेंसी कंपनी को रन करना, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर यूनिट, तो अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ ओनली सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे लिए जो लिमिट है वो 20 लाख की है प्रीवियस ईयर्स, या फिर वो डेट जिस डेट में मैं अपना टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता हूँ, क्रॉसिंग द थ्रेश, इसे बोलते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट, क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो थ्रेश होल्ड लिमिट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको कंप्लीटली सर्विस, सिर्फ सर्विस को ही प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए है 20 लाख का, आपके लिए कितना है 20 लाख का। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरर्स हो, ट्रेडर हो, ठीक है, आप प्रोसेसिंग यूनिट हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर होगी वहां पे वो 40 लाख, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है 24-25, ठीक है, तो 23-24 के अंदर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 20 लाख, अगर आपका टर्नओवर से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है, और अगर आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट है तो 40 लाख। आने वाला साल अभी हमारा 25-26 आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और मंथ ऑफ हमने अप्रैल के अंदर ही 20 तारीख को ही, ठीक है, हमारी 24-25 की टर्नओवर तो कितनी रही थी, मुश्किल से सर्विस में सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट मेरी टोटल टर्नओवर जो रही है साल की 24-25 में वो सिर्फ रही है 18 लाख रुपए,
लेकिन हमने 25-26 में जैसे हम गए, हमने पहले मैंने बिल रेज कर दिया 22 लाख रुपए, ठीक है। तो जैसे ही हम बिल रेज करेंगे ना, ठीक है, उस मोमेंट पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। कौन सा बिल? जो लास्ट बिल जहां पे हमारा 20 लाख को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या 40 लाख को क्रॉस कर रहा है, दोनों में से जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है, क्लियर है। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। इसमें एक इशू ये है कि जो हम टर्नओवर देखेंगे वो पैन बेस्ड देखेंगे। इस क्या देखेंगे? टर्नओवर पैन बेस्ड पे। जैसे जो मेरा पैन नंबर है, ठीक है, उस पैन पे मैंने दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, उसका जो टर्नओवर है वो 12 लाख रुपए। इसी पैन पे मैंने यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसका टर्नओवर जो है वो 15 लाख रुपए का है। तो मेरा टोटल टर्नओवर कितने का हो गया? 27 लाख रुपए का। तो मेरा पैन बेस्ड टर्नओवर चूंकि 20 लाख को क्रॉस कर चुका है और मैं सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट हूँ, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जैसे ही मेरा 20 लाख को क्रॉस कर, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग या अदर यूनिट हूँ तो 40 लाख, ठीक है। तो हम जो टर्नओवर देखेंगे वो टोटल अपनी टर्नओवर देखेंगे पैन की। पैन के ऊपर मैंने जितने भी बिजनेसेस हैं जहां से भी मैं ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, उस पैन टोटल पैन पे जितने बिजनेस हैं उस बिजनेस का टोटल टर्नओवर मिलाऊंगा और फिर अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूंगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो आपकी क्वेरी क्लियर हो गई ना। हमें टर्नओवर जी जो सर, जी देखना सर। है वो पैन बेस्ड देखना है। हाँ जी दीदी बताइए। सर जैसे अगर कोई जूस वेंडर है, फ्रूट जूस हम्म, वेंडर, हम्म, और उसका जो टर्नओवर है वो अराउंड 25 लाख है, हम्म, तो उसे जरूरत है जीएसटी लेने की? नहीं, अगर जूस वेंडर है तो नहीं आएगा, वो फिर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आता है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं है वो। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके लिए 40 मतलब लाख सी फंड साइड के लिए हम फिर मतलब वो क्या अप्लाई कर सकता है जिससे उसको अपने ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो? सॉफ्टवेयर लाइसेंस और ज्यादा एमएसएमई दे दीजिए बस। 3 चीजें चाहिए होंगी। एफएसआई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो जूस का काम कर रहा है, जी ठीक है। एक एफएसआई चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है उसको सॉफ्टवेयर लाइसेंस या एमसीडी लाइसेंस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये दो रजिस्ट्रेशन है जो कि मैंडेटरी है उसके लिए, ठीक है। तो हमारे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की? 20 और 40 लाख रुपए। लेकिन इसमें एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है? ठीक है, कि पहला क्लॉज क्या है कि जैसे मेरा एक पैन पे मैं सर्विस यूनिट चला रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा टर्नओवर जो है वो 19 लाख रुपए का, ठीक है। और दूसरी यूनिट जो है मैंने चला रहा हूँ, दूसरी यूनिट चला रहा हूँ, उसका जो टर्नओवर है वो ट्रेडिंग यूनिट है, वहां पे मैं माल खरीदता हूँ और बेचता हूँ। उसका टर्नओवर जो है वो 1,10,000 रुपए है। कितना है? 1,10,000। तो टोटल टर्नओवर मेरा कितना हुआ? 19 लाख किससे? सर्विस से, ठीक है, 19 लाख किससे? सर्विस से, और 1,10,000 रुपए मेरे किससे? ट्रेडिंग से। तो मेरा टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर्स में कितना हो गया? 20,10,000 रुपए। कितना हो गया? 20,10,000 रुपए। 20,10,000। क्या मुझे जीएसटी रजिस्टर लेने की जरूरत है? क्योंकि ना ही मैंने 20 लाख को क्रॉस किया और ना ही मैंने 40 लाख को क्रॉस किया। मैं कहां पे खड़ा हूं? 20,10,000 रुपए पे। तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्टर लेने की अप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल है, ठीक है। जब आपका कंपोजिट टर्नओवर यानी कि आपकी सर्विस यूनिट का और आपके ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का टोटल टर्नओवर मिलाकर अगर वो 20 लाख को एक्सीड कर जाएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कंपोजिट टर्नओवर यानी कि आप सर्विस भी देते हो और आप क्या करते हो? ट्रेडिंग भी करते हो, ठीक है। अगर वो दोनों मिला के अगर आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ज्यादा होता है। आपकी एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल ट्रेडिंग यूनिट है, ठीक है। आप मोबाइल की ट्रेडिंग भी करते हो और साथ साथ में आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। किस चीज की? मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट भी चला रहे हो, ठीक है। आपकी मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट से आपका टर्नओवर जो है यानी कि ज्यादा काम आपका कौन सा चलता है? ज्यादा रिपेयरिंग वाला। साथ में अपने मोबाइल का दुकान भी खोल रखा है, छोटे मोटे एसेसरीज भी सेल कर देते हो, ठीक है। मोबाइल भी सेल करते हो, एसेसरीज भी सेल करते हो। अब एसेसरी सेल करते हो, उससे आपका टर्नओवर कितना है? 5 लाख रुपए, ठीक है। साल का कितना है? एसेसरी से 5 लाख रुपए। लेकिन आपकी जो सर्विस प्रोवाइडिंग यानी कि जो रिपेयरिंग वाली यूनिट है उससे आपका टर्नओवर है 16 लाख रुपए, ठीक है। तो दोनों मिला के आपने कितने का बिजनेस जनरेट किया? 21 लाख रुपीज का, ठीक है। दोनों मिला के आपने टोटल जनरेट किया 21 लाख रुपीज का। तो फिर आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट अगर आप कंपोजिट देखें तो 20 लाख यूनिट है। अदरवाइज इंडिविजुअल केस में हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग यूनिट है तो 40 लाख।
हाँ जी बताइए। सर जैसे अगर कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो दोनों चीजों का रजिस्ट्रेशन एक ही में ले सकता है? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही मिलेगा। ठीक है, अगर सेम शॉप के अंदर कर रहा है। अगर अलग शॉप में भी है, ठीक है, दो अलग अलग शॉप भी खोल रखे हैं, तो भी सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम चल जाएगा। ठीक है, उसको बुक्स अपने प्रॉपरली लेकिन मेंटेन करने हैं स्टॉक के। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैं अगर दिल्ली का सप्लायर हूँ, मैं दिल्ली बेस्ड मैं कंपनी हूँ, अगर मैं माल सपोज करो, मैं अभी नया नया यूनिट शुरू किया है मैंने, ठीक है, मैंने नया नया यूनिट शुरू किया है और मैं माल कहाँ बेचना चाहता हूँ, ठीक है, दिल्ली से बाहर नोएडा में भेजना चाहता हूँ, ठीक है, बेचना चाहता हूँ, या मैं हरियाणा या किसी दूसरे स्टेट में सिटी में भेजना चाहता हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिल्ली से कहीं भी बाहर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर मैं अपना माल ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पे बेचना चाहता हूँ, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मैशो, इन सभी में बेचना चाहता हूँ, तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर भी लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने नया नया अप्लाई किया है, ठीक है, मेरा अभी तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट जो टर्नओवर 20 लाख की 40 लाख की है, वो मेरी अभी पूरी नहीं हुई है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना है? तो उसका जवाब है बिल्कुल आपको लेना है। ठीक है, जीएसटी लॉ में है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई बिटवीन द टू स्टेट, ठीक है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी नंबर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। फिर वहां पे हम आपकी टोटल टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है उसे नहीं देखेंगे, ठीक है, आपको वहां पे जीएसटी नंबर अप्लाई करना ही पड़ेगा, और आपको फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप अपना इंटर स्टेट सप्लाई शुरू कर रहे हो, उस दिन आपको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल वाले होते हैं, ठीक है, जो भी अपना माल, जो भी कोई भी बिजनेस जो होम बेस्ड बिजनेस या कहीं से भी आप ऑपरेट करते हो और अपना माल आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पे बेचते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मेसो या स्नैपडील और भी कहीं भी है, या इवन अपने वेबसाइट्स के ऊपर भी, इवन अपने वेबसाइट्स के थ्रू भी, तो उस केस में आपको अपना जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इशू क्लॉज आता है कि आपका जो बायर है, सपोज को आपने अपना अमेजोन पे माल प्लेस किया, ठीक है, तो आपका बायर हो सकता है कहाँ का हो, हरियाणा का हो सकता है बायर आपका तमिलनाडु का, केरला का, किसी भी स्टेट से आ सकता है, ठीक है, इसलिए, और वहां पे जीएसटी के अंदर क्राइटेरिया क्या है कि इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो मैंडेटरी जीएसटी नंबर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल पे अपना माल सेल कर रहे हो, या आप अपना खुद से माल अगर आप इंटर स्टेट बेचना चाहते हो, तो आपको जीएसटी नंबर फर्स्ट डे से ही लेना पड़ेगा। वहां पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट पिक्चर में नहीं आएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट की क्राइटेरिया वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। इस अब रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, कोई या तो रेगुलर लेगा या उसको कंपोजिट होगा। दूसरा, रेगुलर क्राइटेरिया में दो तरह के रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, एक तो नॉर्मल जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, और दूसरा होता है कैजुअल रजिस्ट्रेशन जिसकी एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपकी क्राइटेरिया जो है वो है, अगर सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट हो तो 20 लाख की टर्नओवर है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग यूनिट हो तो आपकी 40 लाख की टर्नओवर है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपोजिट टर्नओवर आपके पास है, यानी कि आप सर्विस यूनिट और प्लस ट्रेडिंग दोनों का काम कर रहे हो, तो फिर आपका 20 लाख का टर्नओवर होगा। ठीक है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई या ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपना माल बेचना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर फर्स्ट डे से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इस क्लॉज में आपके पास ये थ्रेशोल्ड लिमिट की क्राइटेरिया आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर है? चलो, अब हम बात बढ़ते हैं कि हमें जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए एक दो टैब गिवन कराए गए हैं, एक होता है ये रजिस्टर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन, दोनों टाइप का एक ही काम है, आपको ये लेके जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई होता है जीएसटी के अंदर, वो दो स्टेप में होता है। ठीक है, पहला स्टेप जहां से हम एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, TRN, जहां पे ये 5 फील्ड हमें आपको 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फील्ड हमें फिल करने होते हैं। ठीक है,
और इस फील्ड के बाद हमारा एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। और इस टेम्पोररी रेफरेंस नंबर को यूज हम इस वाले टैब में करते हैं। तो यहाँ पे टीआर नंबर डाल के कैप्चा डाल के प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो पे, जहाँ पे हमें अपने सारे फॉर्म फिल करते। ठीक है, तो पहला स्टेप को हम समझेंगे सबसे पहले कि पहला स्टेप में क्या होता है। पहले तो अब सिंपल से हम पहले स्टेप में समझाऊंगा कि जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं एज ए टैक्स पेयर, एज ए टैक्स पेयर। तो आप कोई भी सप्लायर हो, आप माल बेचते हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, जहां से आप ट्रेडिंग या सर्विस को प्रोवाइड करोगे, ट्रेडिंग या ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल बेचोगे और सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उस केस में आपके पास सबसे पहले बताना होता है कि आई एम ए व्हाट, आई एम ए टैक्स पेयर। ठीक है, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना होता है, आई एम ए टैक्स पेयर। ठीक है, मैं क्या हूं, एक टैक्स पेयर हूं। ठीक है, टैक्स पेयर मतलब कोई भी सप्लायर। ठीक है, तो आई एम ए टैक्स पेयर। ये टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर ये दोनों आप नहीं सिलेक्ट करोगे। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस पे भी माल बेच रहा हूँ, ई कॉमर्स का नाम आता ही, मैं तो ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पे माल बेच रहा हूँ, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैक्स कलेक्टर। ये वाला आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है, जो ऑनलाइन पोर्टल रन कर रहा है, जो ऑनलाइन पोर्टल रन कर रहा है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल रन करते हो, पोर्टल रन करते हो जहां से आपने अपने अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आप किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि भाई आओ और हमारा अपने माल यहाँ पे डिस्प्ले करो और बेचो, जैसे अमेजोन करती है। तो ऑनलाइन ई पोर्टल जो रन करा रहा है, जहां पे दूसरे सेलर आपके पोर्टल पे क्या करते हैं, अपना माल डिस्प्ले कराते हैं, जैसे अमेजोन पे होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, टैक्स कलेक्टर ये अलग से लेना पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स पेयर कब लोगे आप, जब आप सिंपल नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो और सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर अंडर कंपोजिट के अंदर आप टैक्स पे करना चाह रहे हो। तो टैक्स पेयर आप अप्लाई करोगे, आई एम ए व्हाट, आई एम ए टैक्स पेयर। फिर यहां से आप बताओगे कि कौन से स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी के अंदर एक क्लॉज है, ठीक है, कि जिस स्टेट से सप्लाई एग्जीक्यूट होगी, जिस स्टेट से सप्लाई एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उस स्टेट में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, माल जो डिलीवर कर रहा हूं, सपोज करो मैं माल डिलीवर कर रहा हूं, कहां पे, मैंने अपना वेयर हाउस बना रखा है नोएडा के अंदर। तो नोएडा जो पड़ता है वो कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और मैं बैठा हूं दिल्ली में, लेकिन डिलीवरी कहां से जो मेरी एग्जीक्यूट हो रही है, नोएडा से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो मुझे जो, और इनवॉइसिंग में अगर मैं नोएडा से ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने वहां से इनवॉइसिंग सिस्टम भी बना रखा है, तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन नोएडा का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितने स्टेट से सप्लाई एग्जीक्यूट करोगे उन स्टेट्स का आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं दिल्ली से भेज सकता हूँ, मैं कहीं भी दिल्ली से मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली से किसी भी स्टेट भेज सकता हूँ, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर मैं जाकर मैं सप्लाई एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी स्टेट के अंदर आप 9 रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो, एक स्टेट के अंदर आप 9 रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी का जो सिस्टम है वो 15 डिजिट का है, 10th नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही स्टेट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज करते हो कि आप किस स्टेट में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। सपोज करो अगर हम दिल्ली में लेना चाहते हैं, सपोज दैट हम दिल्ली में लेना चाहते हैं, तो यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे हम दिल्ली। आप जिस भी स्टेट में लेना चाहे आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करोगे, जिस स्टेट के अंदर आप लेना चाहते हो स्टेट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे अपना डिस्ट्रिक्ट, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आता है, यानी कि आप जिस प्लेस पे बिजनेस कैरी कर रहे हो, जिस प्लेस से आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, उस प्लेस का आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, स्टेट चूज करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सपोज करो हम यहाँ पे जो चूज करना चाह रहे हैं वो वेस्ट दिल्ली ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको डालना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन द पैन। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, सो सपोज करो मुझे एक जीएसटी नंबर लेना है, ठीक है,
उस फॉर्म का नाम है, वो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। हम आज सीखेंगे सबसे पहले कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये पर्सन है, ये कहता है मेरे को इस नाम से जीएसटी नंबर लेना है। ठीक, देखो दो नेम होते हैं, एक मेरा नाम है और जैसे गौरव कुमार, और मैं दूसरी फॉर्म जो क्रिएट करना चाहता हूँ वो सपोज करो गौरव इंटरप्राइजेस के नाम से या किसी भी अदर नेम से करना चाहता हूँ। तो मेरा जो गौरव कुमार नेम है वो एक लीगल नेम है। ठीक है, और गौरव इंटरप्राइजेज जो है वो एक ट्रेड नेम। तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, दो चीज होती है जीएसटी के अंदर में, एक होता है लीगल नेम, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रेड नेम। तो ये मान लो ये पर्सन है प्रेमचंद, ठीक है, ये जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं और जीएसटी नंबर अपने इस एड्रेस पे लेना चाहते हैं। ठीक है, फ्लैट नंबर 501 जीएफ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, इस वाले एड्रेस पे लेना चाहते हैं। तो ये वाला एड्रेस जो है वो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले तो आई एम टैक्स पेयर, स्टेट दिल्ली, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। फिर लीगल नेम, अब लीगल नेम वो नेम होता है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है ना, लीगल नेम वो नेम होता है जो कि आपको दिया गया है। जैसे आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रन कर रहे हो तो आप उसके ऑनर हो, तो आप उसके चूंकि ऑनर हो तो आपका नाम किसने दिया है, ठीक है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना नाम रजिस्टर करा रखा है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हुआ है, तो वो कौन सा नेम है, एक लीगल नेम है जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ट्रेवल्स तो कहीं रजिस्टर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो लीगल नेम एज मेंशन इन द पैन। तो अब सेल्फ प्रोप्राइटर के केस में, इंडिविजुअल केस में प्रोप्राइटर का आप यहाँ पे पैन यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे उसका पैन नंबर डालोगे। ठीक है, हमने उसका पैन नंबर डाला, यहाँ पे सेल्फ प्रोप्राइटर केस में यहाँ पे उसका पैन नंबर डालोगे। अगर कंपनी का होगा तो फिर कंपनी का डालोगे, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपनी डालेंगे। पहले हम प्रोप्राइटरशिप का किसी लेते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप के केस में यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और इसी पैन नंबर के ऊपर में जो नाम है वो नाम को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इसको बनानी तो कंपनी किस नाम से है, व्हाइट वाटर फिशरी, यानी कि बिजनेस का नेम क्या है, व्हाइट वाटर फिशरीज, लेकिन जो इसका नेम है वो क्या नेम है, प्रेमचंद। ठीक है, फिर आपको एक ईमेल आईडी देना है। ठीक है, क्या देना है, ईमेल आईडी, जैसे मैं अभी आपको दे देता हूँ। दिक्कत होता है भाई। ठीक है, और आपको एक मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी दोगे ना वो आप बिजनेस का दोगे, ध्यान रखना, किसका दोगे, बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस का ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, दो ईमेल आईडी और दो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप के केस में। अभी 10 में होता है जो गीत गया सो गीत गया। जब आप प्रोसीड करेंगे तो देखो ये आ रहा है, इसके दो नंबर चल रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, और इसने एक रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करना है, मान लो दिल्ली का। अगर वो ऑलरेडी किसी कर रहा होगा तो आपको दिखाएगा, अगर नहीं कर रहा तो आपको ये विंडो नहीं दिखाएगा, आप यहाँ पे प्रोसीड की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, प्रोसीड की तरफ बढ़ा तो मुझे एक ओटीपी रिसीव हुआ, और साथ में आपके मोबाइल पे भी है। किस पे आएगा, मोबाइल पे भी, मोबाइल पे और ईमेल दोनों पे आएगा। वो आपको क्लाइंट से लेना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत डालिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा क्लाइंट का बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, 871063 और इसे प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे प्रोसीड करोगे आपको एक टीआरएन रिसीव हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए of the registration process, your temporary reference number is this। इसे आप कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी करके इसको आप सेव कर लेना फोल्डर के अंदर में। ठीक है, वैसे तो इसकी मेल भी आ जाएगी आपको। ठीक है, अदरवाइज इसको आप किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना, जिस भी फोल्डर में आप क्लाइंट का फोल्डर आपने बनाया है। ठीक है, सेव कर लेता हूँ TRN के नाम से। बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अब आपको TRN नंबर मिल गया तो ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया, आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप प्रोसीड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पार्ट ए में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर गुड मॉर्निंग।
सर जहाँ पे आपने